आज हमारे साथ हैं जाने माने इतिहासकार जगदीश चंद्र जी, और हाँसी के इतिहास पर इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और जब भी हाँसी का नाम आता है, हाँसी की बात चलती है, तो मेम के बाग का ज़रूर जिक्र होता है। मेम कौन थी और मेम का बाग यहाँ कैसे बना और ये कैसे अस्तित्व में आया, फिर कैसे विवादों में आया। तो इस तरह की कई तरह के कन्फ्यूजन लोगों के बीच हैं और भ्रांतियाँ हैं। तो इन्होंने हाँसी को बारीकी से देखा है और हाँसी के बारे में काफ़ी लिखा है। तो जगदीश चंद्र जी से जान लेते हैं कि ये मेम के बाग का क्या है पूरा इतिहास। नरवाल साहब, आपने मेम के बाग के बारे में पूछा है कि ये क्या है और ये कौन थी। मेम का नाम वास्तव में फ्लोरा वेल्स स्किनर था और इनके हस्बैंड का नाम था स्टैनली एडगर। और जिसको हम मेम का बाग कह रहे हैं, ये मेम का बाग नहीं है। मेम का बाग तो बहुत पहले 30-40 साल पहले बिक चुका, उसमें कॉलोनी बनी हुई है जिसको न्यू बैंक कॉलोनी कहते हैं। ये जो बाग का इलाका जो अब पिछले दिनों विवादों में आया है, ये मेम के जेठ का है। मतलब स्टैनली एडगर के बड़े भाई बब्बू साहब उनका नाम था, और स्टैनली को स्टैनली साहब बोलते थे लोग। बब्बू साहब मतलब रॉबर्ट हरकुलिस स्किनर, उनका ये बाग था। 2 भाई थे और ये जो है जेम्स स्किनर हुए हैं, उनके ये पोते थे। अब ये कौन था जेम्स स्किनर, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमारे हाँसी से 2 बहुत बड़े अंग्रेज़ योद्धाओं का जुड़ाव रहा है। उसके अंदर जॉर्ज थॉमस तो अलग, मैंने आपको पहले वाली स्टोरी में बताया था, उसके लिए मेरी किताब भी आप पढ़ सकते हैं। और जेम्स स्किनर जो है ये मराठा सेना के अंदर अधिकारी था, कैप्टन था। जो आखिरी लड़ाई राजाओं की लड़ी गई थी उत्तरी भारत के अंदर, वो आखिरी लड़ाई हाँसी में हुई थी और उसका अंत जो है हाँसी के किले के दरवाजे के बाहर हुआ था। ये लड़ाई 1 महीना चली थी। अब वो राजा कौन थे? हरियाणा का राजा जॉर्ज थॉमस और मराठा अप्पा खांडेराव का जो ये जनरल था जॉर्ज थॉमस, इसके बीच में, और मराठा प्रमुख दौलत राव सिंधिया के कमांडर पैरान ने अपनी सेना भेजी थी बोरकिन के अंदर, उनके बीच में लड़ाई हुई थी। उस सेना के अंदर, मराठा सेना में, जेम्स स्किनर नाम का एक कैप्टन अधिकारी था। ये 2 भाई थे उसमें, रॉबर्ट स्किनर और जेम्स स्किनर। जब थॉमस यहाँ से चला गया तो उसने वापस जाते हुए लॉर्ड वेल्जली को बताया था कि हाँसी के अंदर जो मैं सेना छोड़ के आया हूँ, अगर आपने उसमें उनको अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल कर लिया तो आपकी आने वाली विजयों को कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके जाने के बाद अंग्रेज़ों ने तुरंत मराठाओं को हराया और उत्तरी भारत पर कब्जा करके सबसे पहले उन्होंने हाँसी पर कब्जा किया और यहाँ एक सैनिक छावनी बनाई। ये 1803 की बात है। उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। 1803 में जब यहाँ सैनिक छावनी बना दी तो यहाँ उसके बाद जो मराठा सेना के अंग्रेज़ अधिकारी थे या यूरोपियन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अपनी सेना में शामिल किया। उसमें ये जेम्स स्किनर भी था, क्योंकि ये इस एरिया को जानता था, सेना में आया हुआ था, बहुत तेज तर्रार था। और इसका आप इतिहास पढ़ेंगे तो इसको हरियाणा के लोग सिकंदर साहब कहते थे। तो ये जो सिकंदर साहब था, जेम्स स्किनर था, ये हाँसी के अंदर तैनात किया गया छावनी में 1803 में। और इसको एक घुड़सवार रिसाला खड़ा करने की इजाज़त दी कि आप जल्दी से जल्दी हाँसी एरिया के जवानों को भर्ती करो। तो इन्होंने एक घुड़सवार कच्चा रिसाला हाँसी में कायम किया। उसे आज हम स्किनर हॉर्स रेजिमेंट के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारतीय सेना में है, लेकिन अब घोड़े नहीं है, उसके अंदर टैंक हैं। तो जेम्स स्किनर ने 1803 में हाँसी के अंदर स्किनर हॉर्स रेजिमेंट की स्थापना की और ये इसका फाउंडर कर्नल था। इसने चार्ज संभाला था 1811 में। उसके बाद ये रेगुलर हाँसी में अपने परिवार के साथ रहने लगा। इसकी 16 पत्नियां थीं, उनमें एक पत्नी हाँसी की थी जो मुग़ल घराने से थी, जो 1857 मिर्ज़ा मुनीर बेग हुए हैं, उनकी बहन थी। और उनकी 2 मुस्लिम जो बेगम थी, उनकी कब्रें हमारे दरगाह चार कुतुब के बाहर की साइड में आज भी बनी हुई हैं। तो उनको स्किनर बेगम कहा जाता है।
अर्थात जेम्स स्किनर को ये जब यहाँ अलाट हो गया तो उसका कच्चा घुड़सवार रिसाला था, वो कैप्टन था। 1814 में जब हेस्टिंग हांसी में आया 3 दिन के लिए तो उसने इसको कर्नल की उपाधि दे दी और इसके रिसाले को रेगुलर बना दिया, पहले अस्थाई था। इसके रिसाले ने, स्किनर हॉर्स रिसाले ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तब से लेके आज तक 71 की लड़ाई के अंदर बेशुमार उन लोगों ने विजय प्राप्त की पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने विजय प्राप्त करने में अपना योगदान दिया, वो आप ऐतिहासिक जानकारियाँ पढ़ेंगे। एक से एक बड़े बड़े इसके अंदर ऑफिसर हुए हैं। ये जो जेम्स स्किनर था, ये हांसी के अंदर तो इसको अपनी यूनिट का खर्चा चलाने के लिए यहाँ ज़मीन अलाट की गई थी और उसको कहते थे स्किनर स्टेट की ज़मीन। जो हमारे 9 गांव बोले जाते हैं स्किनर स्टेट के, ढाणा से लेके गढ़ी है, अलगपुरा तक है, ये सभी उसके गांव थे। यहाँ ये मुजारे वो लेकर के आए थे, इन्होंने ज़मीनों को कास्ट करके उसका खर्चा चलाया। इनका गोडाउन कौन सा था? इनका गोडाउन था कटला। यहाँ ये माल गुजारी इकट्ठी होती थी और रहते कहाँ थे? 4 दीवारी के अंदर। जो गढ़ी मोहल्ला है, यहाँ जो थॉमस की जो बंगला था, कोठी थी, इससे पहले रहते थे। लेकिन 1857 के बाद इन सब को यहाँ से बाहर जाना पड़ा और ये बाग शहर से बाहर चले गए। हांसी में ही नहीं, हिसार में, सिरसा में, रोहतक में, जितने भी शहर में अंग्रेज़ पहले रहते थे वो 1857 के बाद शहर के घने आबादियाँ छोड़ छोड़ के बाहरी इलाकों में चले गए थे, वहाँ रहने लग गए थे। खैर ये बहुत अलग बात रहेगी। 1841 में जेम्स स्किनर रिटायर होकर हांसी में ही अपने परिवार के साथ रहने लगा। ये हांसी में तो रहता था लेकिन इसकी ज़मीन दिल्ली में बहुत थी। जो आज हम ISBT देखते हैं, दरियागंज का इलाका देखते हैं, ये ज़मीन जेम्स स्किनर की थी। अब देखिए मेम का, मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, हम हांसी में खाली मेम का बाग लेकर के बैठे हैं। आज भी आप दरियागंज में जाएंगे ISBT से जब आप जाते हैं अंदर, तो वहाँ जो क्या नाम कश्मीरी गेट है, उसके अंदर की साइड में एक बहुत बड़ा चर्च है, उसको कहते हैं जेम्स चर्च। ये जेम्स स्किनर का ही बनवाया हुआ है। तो 1841 में जेम्स स्किनर की मौत हो गई, उसको हांसी में दफनाया। लेकिन कुछ समय बाद इसकी यूनिट जो गंधार अफ़गानिस्तान के साइड में गई थी, वो वापस रेजिमेंट आई, यहाँ से उसके शव को दोबारा निकाला गया। उसका शव इस बाग में ही कब्रिस्तान था, जिसको आज मेम का बाग कहते हैं, इसमें कब्रिस्तान था, यहाँ दफनाया था। यहाँ से निकाल करके फिर इसको जेम्स चर्च, क्योंकि उसकी विल थी कि मेरा जो शव है वो चर्च के हाथे में दफनाया जाए। बाद में वहाँ दिल्ली के अंदर चर्च के हाथे में उसको दफनाया। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ उसकी मज़ार बनी हुई है, क्योंकि मैं वो देख के आया था जगह। और मेरी किताब आई थी भाई 2005 में मेरी किताब आई थी। उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। कुछ लोगों को भ्रांति है कि मैंने जो है ये जब मेम का बाग का विवाद हुआ तो पत्रकारों को मैंने बताया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2005 में मेरी किताब आई थी। 6 में हम स्किनर और रेजिमेंट हिसार कैंट में थी, तब हम पूर्व मंत्री हमारे जो सुभाष गोयल जी और 1-2 पत्रकार, कुछ लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ के कर्नल ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मुझे भी दिए थे, फोटो स्टेट, और पत्रकारों को भी दिए थे। वो उन्होंने यूज करते रहे। ये अलग बात है कि वो जानकारियाँ किस रूप में दी, वो मेम का बाग लिखते रहे, क्योंकि वो जानकारी शायद उन लोगों के पास नहीं थी। और रही बात ज़मीन के बिकने की, जेम्स स्किनर के मरने के बाद उसके 5 लड़के थे। कौन सा किस रानी का था, किस बेगम का था, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हांसी की बेगम थी, उसका जो लड़का था मिस्टर एलेक्स स्किनर, उसको हांसी का एक क्षेत्र अलाट हुआ था। उसी के 2 लड़के थे, मिस्टर रॉबर्ट हरकुलिस स्किनर और स्टैनले एडगर। तो स्टैनले एडगर जो है, ये तो जवानी में ही शादी के बाद मर गया था, उसकी भी विवादास्पद ही मौत है। और रॉबर्ट स्किनर जो जेम्स स्किनर का भाई था, वो भी हांसी में सुसाइड कर गया था। और रहा बाद में रॉबर्ट हरकुलिस स्किनर, उसके ज़माने में हांसी के अंदर एरिया में जेम्स स्किनर की जो ज़मीन है उसके ऊपर बहुत बड़े विवाद हुए हैं। अगर आप हमारे पहले विधायक लाजपत राय अलगपुरा की किताब पढ़ेंगे कि हांसी में स्किनर स्टेट का आंदोलन, तो वो ढाणा गांव में हुआ था। 1929 और 30 में वो आंदोलन हुआ था। देखिए आज से कितने साल, 90 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ज़मीनें तो स्किनर स्टेट की शुरू से बिकती रही हैं। अभी भी पता चला है कि लगभग 5000 एकड़ ज़मीन हांसी के आसपास के गांव में उनकी बकाया है और वो बेचने के लिए
कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो ज़मीनों के सौदागर हैं उनसे उनके संपर्क चल रहे हैं और जो उनके मुजारे हैं उनसे संपर्क करके उनको बेच रहे हैं। तो वो उनके मालिक हैं, वो बेची जाएगी, बेची जाती रही है। कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, ये अलग बात है। कैसे खरीद रहा है, ये अलग बात है। ज़मीनें शुरू से बिक रही हैं, खरीदार लोग खरीद रहे हैं। इस प्रकार से मेम का बाग जो है, मेम को हमने देखा है, मेम को हमने मिले भी हैं, बचपन में उनको देखा है और मेम के वंशजों से भी मैं 2007 में मिला हूँ। मेरे पास फ़ोटो हैं। मेम के बाग में जो बिल्डिंग गिराई गई, ये सेकेंडर हॉर्स रेजिमेंट के ऑफिसर्स की बिल्डिंग थी। अब ये मिलिट्री की है या नहीं है, ये तो सेना जवाब देगी, क्योंकि सेना की है तो उन्हें कब्जा क्यों नहीं किया, सेना की नहीं है तो इसकी बुर्जी क्यों उतार के ले गए। ये सब अलग अलग मामले हैं, ये राजनीतिक भी हैं, ये कुछ तकनीकी भी हैं। चलो, ये जो मैंने बात बताने का ये था कि मेम का जिसको हम बाग करें, मेम का बाग नहीं है, मेम का बाग तो बिक चुका। ये बाग तो रॉबर्ट हरकुलिस स्किनर का है। खैर, जो प्रचलन में है वो है। और ये बाग कब बना था? ये बाग बना तब था जब यहाँ रेजिमेंट कायम हो गई थी। और ये जो बिल्डिंग गिराई गई, इसके बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे सैनिक जो है शपथ लेते थे जब वो भर्ती किए जाते थे। भर्ती कैसे होते थे उसका भी एक पेंटिंग्स हमारे पास है, रेजिमेंट की कुछ पेंटिंग्स हमारे पास हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस भाई को इस रेजिमेंट के बारे में या इनके परिवार के बारे में जानना हो तो मेरी किताब भी है, उसको भी आप पढ़ें। और जल्दी एक किताब मेरी इस विषय पे आ रही है, हरियाणा का सिकंदर, जेम्स सिकंदर। तो उसके बेटों के नाम से 3 गांव भी हैं। एलेक्स के नाम से अलगपुरा, सिकंदरपुर, सकिंदरपुर, और मिस एनी उसकी लड़की के नाम से है, पोती मतलब, उसके नाम से है अनीपुरा, जिसको आज अनीपुरा कहते हैं। मिस एनीपुरा था। और ढाणा के अंदर उनका एक किला भी है, उसके कुछ अवशेष अभी बाकी हैं। लोग उसको फरीदकोट की ज़मीन कहते हैं। ये तो 1857 के बाद गई थी महाराजा फरीदकोट को, उससे पहले सिकंदर की ज़मीन थी। तो इस तरह से आपको ऐतिहासिक जानकारी ज़मीनों की लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई आवाज़ उठाएं, वरना एक मजाक बन के रह जाता है। क्योंकि किसी के ऊपर राजनीतिक लोगों पे आरोप लगाना बड़ा आसान रहता है, लेकिन तकनीकी जब तक हमें चीज़ नहीं पता होती तो हम बाद में उसमें उलझ जाते हैं। तो नरवाल जी, आपकी ये भ्रांति दूर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है।